नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आखिरकार आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार होगा शाम को और पोस्टमार्टम खत्म होने वाला है। सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। पहले तो परिवार अड़ गया था, तमाम मांगे जो है वो डिमांड कर रहा था, वो साफ साफ कह रहा था कि डीजीपी को गिरफ्तार करो, लेकिन सरकार ने एक मांग को तो मान लिया, उनको हटा दिया गया। हटाया भी नहीं गया बल्कि छुट्टी पर भेजा गया। ना तो सस्पेंड किया गया, ना उनको टर्मिनेट किया गया, सिर्फ छुट्टी पर भेज दिया गया और उनकी जगह कार्यवाहक डीजीपी जो है वो नियुक्त कर दिया गया। लेकिन पहले परिवार अड़ा हुआ था और अब परिवार को झुकना पड़ा पूरन कुमार के। आखिरकार सरकार की ही चली और दबाव में अब पूरन कुमार के परिवार इसके लिए राजी हो गया। अब सिचुएशन ये है कि पोस्टमार्टम खत्म होने वाला है, जिससे मौत की सही वजह का पता चल पाएगा। बैलिस्टिक रिपोर्ट उसके बाद आएगी। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो एएसआई ने तमाम आरोप लगाए थे, उसके बाद वहां भी हंगामा मचा पड़ा है। वहां उसका परिवार भी इस बात पर अड़ा है कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन सवाल ही उठता है इन सब के बीच कि जो मैं देख रहा था कमेंट्स हमारी वीडियो पर, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए। उन लोगों का कहना है कि कहीं मोहरा तो नहीं बना दिया गया, कहीं इसका मर्डर तो नहीं हो गया। ऐसे संगीन इल्जाम लगाए गए। प्रशासन परिवार पे प्रेशर बनाने की कोशिश, ऐसा कहा जा रहा है। चिराग जी, जो कमेंट्स में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि आईपीएस पूरन कुमार के परिवार पर प्रेशर बनाने की ये कोशिश तो नहीं थी। क्या उस एएसआई का ब्रेन वॉश तो नहीं किया गया था? क्या उस मतलब बहुत लोग तो ये लिख रहे हैं कि उसकी बलि तो नहीं दे दी गई। मतलब इन सब झगड़ों के बीच में उसका किसी ने ब्रेन वॉश किया और उसने ये कदम उठा लिया। क्योंकि बहुत ऐसे सवाल हैं जो हमने कल उठाए थे कि अगर वो अपनी बात रखना चाहता था एएसआई, तो उसको खुद को गोली मारने की क्या जरूरत थी? उसको भी अरे अपनी बात रखता, बताता। अगर उसको पूरन कुमार के बारे में ही कुछ बताना था तो एसआईटी टीम के सामने 6 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है। 7 तारीख को पूरन कुमार अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं और 14 तारीख को यानी कल 7 दिनों तक ईमानदारी याद नहीं आ रही थी। नहीं, मतलब ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि इतना अपने आप की खुद की जान लेना, खुद को जस्टिफाई करने के लिए, ये बहुत तो गलत है। मतलब ये एएसआई ने जो किया है, पूरी जांच होनी चाहिए। इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स निकालनी चाहिए। आखिरी वक्त तक किससे बात कर रहे थे, कोई ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहा था, कोई अधिकारी तो नहीं मिला था कि इस केस को एक अलग रूट दे दिया जाए। जिस तरह से मांग उठ रही थी डीजीपी को अरेस्ट करने की और बाकी जो बड़े अधिकारी हैं उनको अरेस्ट करने की मांग उठ रही थी, उसमें ही आके जस्टिफिकेशन दे रहा है कि एसपी बहुत ईमानदार था। एसपी की ईमानदारी के लिए ये अपनी बलिदान क्यों देगा? मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि 7 दिनों के बाद क्यों आएगा? और ये एसपी साहब हमारे बहुत ईमानदार थे, एसपी साहब हमारे बहुत ईमानदार थे, हमारे आईजी साहब, ये जस्टिफाई करने के लिए कोई अपनी जान दे देगा? और 7 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद मुकदमा तो 7 तारीख को बाकायदा एसआईटी की टीम इनसे भी पूछताछ करती। बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो जो गनर अरेस्ट हुआ था, गनर अरेस्ट करने में ये भी थे, मतलब इनकी ये भी जांच का हिस्सा थे, ये भी थे उस टीम में। तो क्या एएसआई को कोई डर था अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए जान देना? कहाँ का रूल है और ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल इसमें कहीं और भी उठ रहे हैं। एक तो टाइमिंग पर कि इतने दिनों के बाद वो खुद को देखिए, वो खुद को ईमानदार नहीं बता रहा था। वो क्या कह रहा था? वो तो चलो खुद को बोल रहा था कि मैं ये मेरी पीढ़ी बहुत सारी है। वो बार बार खुद को बता रहा था, मतलब अपनी पीढ़ियों के साथ कि हमारी पीढ़ी ये चीज़ों में, मेरे दादा जो हैं आर्मी में थे, बाकी सब चीज़। वो बार बार अपने सीनियर अफसर को ईमानदार बता रहा था, वो अपने डीजीपी को ईमानदार बता रहा था, वो अपने एसपी को ईमानदार बता। सवाल ये भी उठता है ना, अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो ये आदमी तैयार क्यों गया इसके लिए? वही तो, कोई अपनी जान देने के लिए कौन तैयार हो जाएगा? उसको क्या लालच ऐसा दिया जा रहा होगा उसके परिवार के लिए? देखिए, लालच तो जरूरी बात नहीं है कि लालच ही दिया जाए। बहुत बार होता है, एक वर्ड होता है जो मैंने शुरुआत में यूज़ किया, ब्रेन वॉश। हाँ, अगर किसी का ब्रेन वॉश किया जाए तो हो सकता है, लेकिन वही है कि कोई किसी और के लिए क्यों जान देगा? मतलब कि आप ईमानदार हो, आपको ईमानदार बताने के लिए मैं जान दे दूँ? मतलब ये मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा कि ऐसा कोई क्यों कर सकता है। उनके परिवार वालों ने दाल में कुछ काला तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जांच की आज किसी और के ऊपर भी आती और वो डर गया? कई ऐसे सवाल है जो उठ रहे हैं इस मामले में। सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, ये राव इंद्रजीत कौन है? इसका नाम सामने आ रहा है। 50 करोड़ की डील की बात सामने आ रही है। ये तो गैंगस्टर है, ये पता चला है। हिमांशु भाऊ का साथी, ये भी पता चला है। और ये भी पता चला है कि ये एल्विश केस में भी नाम लिखा था। लास्ट में जिसने पोस्ट किया था उसके नाम में लिखा था, लास्ट में लिखा था राव इंद्रजीत। लेकिन चिराग जी, अब वो केस की जो बात उठी है जिसमें 50 करोड़ के लेन देन की बात उठी है, अभी एएसआई जो है इन्हें ये बात पता थी, तो मुझे लगता है कि मतलब पूरा प्रशासन ही भ्रष्टाचारी। तो इतने दिनों तक एएसआई चुप क्यों बैठे हुए थे? अगर आपको पता था कि इतनी बड़ी डील हुई है, इतना बड़ा सौदा हुआ है, 50 करोड़ रुपए की आप बात कह रहे हैं, सौदा हुआ है, डील की है, अब बता रहे हैं जब वो एक अधिकारी मर रहा है, उसके बाद आप खुद मरकर ही बता रहे हैं।
पहले बता देते। और आप बोल रहे कि आपके सीनियर अफसर को भी पता था, मतलब मतलब पूरा जो इनका ग्रुप है, जो पूरे पुलिस लॉबी, सबको पता है भ्रष्टाचार एक दूसरे का कर रहे, एक दूसरे का भ्रष्टाचार, लेकिन बता नहीं रहे। जब किसी एक का नाम सामने आ रहा है तो हर कोई खड़ा हो जा रहा है, ये भी भ्रष्टाचारी है, ये भी भ्रष्टाचारी है, ये भी भ्रष्टाचारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसिडेंट के बाद उससे पहले क्या भ्रष्टाचार, 7 तारीख से पहले क्या भ्रष्टाचार की बातें नहीं पता थी लोगों को? क्या ये सच्चाई नहीं पता थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है? तब क्यों चुप थे? क्या डर था तब, और अब क्यों बता दिया? ये इंसिडेंट के बाद तो कई सारे ऐसे सवाल है प्रवेश जो बहुत। और मुझे लग रहा है कि हर कोई चिराग जी, अब एक कहावत है ना कि कोई यहाँ साफ नहीं है, हाँ, हर किसी पर दाग है। तो अब ऐसी बात है कि किस पर कितना दाग है उसको जस्टिफाई करने लगे कि इस पर इतना दाग है, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ये किया, इसने वो किया। और तरीका जो अब चूज किया जाए, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायाब सिंह सैनी, वो रोहतक के बड़ौद गांव पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो मृतक है एएसआई संदीप लाठर के पार्थिव शरीर के दर्शन किए, इस तरह की जानकारी निकाली। बिल्कुल वहां भी पहुंचे। पोस्टमार्टम अभी तक जारी है, ये भी अपडेट आपको दे दूं। यहाँ तक कि वो उनके घर भी पहुंचे थे, आईपीएस पूरन कुमार के घर भी, और ये जो अधिकारी जिनकी मौत हुई है उनके यहाँ भी पहुंचे। लेकिन सवाल एक है, 2 अधिकारी, दोनों का दिन भी सेम। चिराग जी शायद मंगलवार को दोनों ने खुद को गोली मारी है। ये इतना कोइंसिडेंस, और मुझे लगता है ये टाइमिंग पर नहीं हो रहा कि इतने दिन क्यों वेट किया गया? नहीं, साजिश है, साजिश लग रही है मुझे तो, पूरी तरह से साजिश लग रही है। इतना तो हम देख सकते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग हम इतने सालों से कर रहे हैं, तो इतना तो आभास हो जाता है कि गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ की बू आ रही है। हमने शुरुआत में ही कहा था, वो टाइमिंग भी जब इनके ऊपर एफआईआर हुई थी, आईपीएस पूरन कुमार का जब नाम आया था एफआईआर में, वो भी टाइमिंग गलत थी, ये भी टाइमिंग जो ये भी गलत है। तो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होते हैं, और दोनों ही मंगलवार, 2 मौतें, 1 एफआईआर। और कारण क्या बना? एक एफआईआर की वजह से 2 मौतें हुई हैं। चिराग जी, आप आप तो जांच कर रहे हो मामले, आप तो जांच कर रहे हो, आप तो मामले की जांच कर रहे हो प्रवेश, आप तो मामले की जांच कर रहे हो एसआई साहब। आपको जान देने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? क्या आपके ऊपर कोई दबाव था? कोई आपको परेशान कर रहा था? कोई आपको धमका रहा था? कोई आपको प्रताड़ित कर रहा था? उसकी भी खुलासे होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक एफआईआर ही वजह बन रही है दोनों में, क्योंकि उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन टीम में ये थे, ये बता भी रहे थे कि मैंने कैसे उसको, उनके गनर को हमने जब अरेस्ट किया था तो उनके गनर ने क्या क्या बताया था। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मतलब एक एफआईआर के चक्कर में आईपीएस पूरन कुमार ने जान दे दी, फिर एक एएसआई ऑफिसर देता है। क्या था इस एफआईआर में? पहले तो इस एफआईआर की जांच होनी चाहिए कि ये एफआईआर जो हुई है इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, वो जो लिकर कारोबारी है, जो दारू का कारोबार करता था, वो किसी का मोहरा तो नहीं, या वो उसकी सच्ची कंप्लेंट थी। बहुत तरीके से और बहुत ही ज़रूरी है कि पहले वो इन्वेस्टिगेट किया जाए। एसआईटी टीम और सरकार को पहले इस पर ध्यान देना चाहिए, और मुझे लगता है एसआईटी टीम करीब की भी। मैं आपको एफआईआर के जो कॉपी है वो पढ़ के सुना देता हूँ। ये वो एफआईआर की कॉपी जो रोहतक पुलिस ने आईपीएस के गनमैन के खिलाफ दर्ज की थी। इसमें क्या कंप्लेनेंट ने बोला है कि मैं शराब का काम करता हूं, मुझे कई बदमाशों ने फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी दी हुई है, जिस कारण मुझे पुलिस सुरक्षा मिली। हिमांशु भाऊ गैंग, ध्यान से सुनिएगा, कि कई साथियों ने शराब के ठेकों में हिस्सा डाला हुआ है, जिस कारण मुझे अपनी जान का खतरा बना हुआ है। मुझे कई दिनों पहले एक पुलिसकर्मी जिसका नाम सुशील बतलाया, जिसका मोबाइल नंबर भी दिया है 85700, ध्यान से सुनिएगा, 79174 से मेरे नंबर पर फ़ोन आया। मुझे आईजी साहब रोहतक के ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है और अपने आप को आईजी साहब का खास आदमी बताता है, जिसने मुझे आईजी साहब रोहतक के ऑफिस में जून माह में आईजी साहब से मिलने के लिए बुलाया, जहां पर उसने मुझे धमकी भरे लहजे में बात की और कहा कि अगर रोहतक में शराब का काम करना है तो साहब भाई पूरन कुमार को मंथली देनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरे बदमाशों और ठेकेदारों के साथ तुझ पर शराब तस्करी के मुकदमे दर्ज करवा देंगे। हाँ, और बाकायदा इस बात की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऐसा वो जो शराब कारोबारी है वो बोल रहा है, और उसने पुलिस को सबमिट किया। वो कॉल रिकॉर्डिंग अभी तक हमारे पास नहीं आई है, और एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो लोग मिल रहे हैं। जी, ये 2 सबूत हैं, जो 2 सबूत के आधार पर उसने कंप्लेंट की, लेकिन कंप्लेंट थी 2 महीने पुरानी, मतलब 2-3 महीने पुरानी थी, जुलाई के आसपास की कंप्लेंट थी। और वो कंप्लेंट पर एक्शन कब हो रहा है? जब आईजी पूरन कुमार को रोहतक आईजी रेंज से हटाकर पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तब एफआईआर हो रही है। अब आपको एक और फैक्ट बताता हूं। संदीप लाठर ने जो खुद को गोली मारी है, जो एएसआई है, अब उसने अपने आखिरी वीडियो में राव इंद्रजीत का नाम लिया। अब आपको बता दूं कौन है ये शख्स। राव इंद्रजीत ने 50 करोड़ रुपए की डील कर हत्या केस से अपना नाम निकलवाया। ये कहना है एएसआई का। जब एएसआई साहब आपको ये बात पहले पता थी तो आपको डर किस बात का था? आज भी तो आप सच बोल रहे हो, कीमत चुका दी आपने सच बोल के। इससे पहले ही बता देते आप, जान नहीं देते, क्योंकि जान देना तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। राव इंद्रजीत हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है, अमेरिका में छिपा बैठा है, इस तरह की जानकारी है। वो जेम्स म्यूजिक नाम की कंपनी चलाता है, उसका कनेक्शन हिमांशु भाऊ गैंग से है। हाल ही में
जो रोहतक का एक फाइनेंसर है, मंजीत मर्डर केस में भी उसका नाम आया था। एलविश यादव, जैसे प्रवेश बता रहे थे, फायरिंग में भी उसका नाम उछला था। सिंगर फाजिलपुरिया पर हमले में भी राव इंद्रजीत का लिंक सामने आया। हरियाणा में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस आदमी को छुड़ाने के लिए ये सारी कवायद हुई है और 50 करोड़ की डील हुई है। ये एएसआई साहब को पता था? सोचिए, क्या एएसआई साहब को अब अपनी जान का खतरा था? बिल्कुल मुझे लग रहा था, क्योंकि अगर कोई इतना, और कोई मुझे भी लगता है पुलिस लाइन में कोई हर अपने जो बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं, जो उनसे छोटे अधिकारी हैं वो नहीं बताते। चिराग जी वो उनके सामने आकर खुलकर नहीं बोलते। अब बात वही है कि जो टाइमिंग है ना चिराग जी, वो सही नहीं है। जो जैसे जैसे सब अपनी जान दे रहे हैं, और वो मुझे एफआईआर में बड़ी गड़बड़ी लग रही है। एफआईआर में ऐसा क्या है उसका सच सामने आना चाहिए। एफआईआर सच्ची है या झूठी है, दोनों चीज़। नहीं, इसमें एक शराब कारोबारी इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसको धमकियां मिल रही है, और एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें सुशील का नाम सामने आ जाता है। उसके बाद नाम सामने वाईपूरन कुमार। एक मिनट, मुझे एक आईपीएस इससे ऑफिसर ने पहले एक एएसआई जो मरने से पहले कह रहा है कि जी 50 करोड़ की डील में नाम था। आप इतने दिनों तक चुप क्यों बैठे थे? नहीं चिराग जी, इतने दिन तक तो चुप आईपीएस पूरन कुमार भी बैठे थे ना। जब उनका नाम सामने आया तभी उन्होंने ये कांड किया। अब देखिए एक और चीज़ थी, मुझे एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ही बोल रहे थे, प्रवेश अगर ऑफिसर सख्त हो ना तो उसके नीचे किसी की हिम्मत नहीं होती ऑफिसर की कि वो भ्रष्टाचार करे, डर जाते हैं। उनके जो टीम होती है वो एक चॉकलेट लेने से भी डरेंगे। तो बोलते हैं कि ये, हाँ बोलते मुझे लगती है जांच एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। पहले दिन किसी को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए कि कौन ईमानदार कौन बेईमान। जांच होनी चाहिए, और जांच में जो चीज़ें निकल कर सामने आए उसी के बिना पर बोलना चाहिए, क्योंकि अभी पहले दिन ही किसी को जज करना बहुत मुश्किल है। और मैं एक चीज़ और भी इससे समझ में आ रही है, जो एएसआई है, एएसआई सुशील को पकड़ रहा है, जो कि एएसआई खुद पुलिस वाला है, वो सुशील को पकड़ रहा है जो खुद पुलिस वाला है। यानी दो, जो एक तरह से कहा जाए, दो टीमों के बीच में भिड़ंत का मामला ये सामने आ रहा है। इसके बाद शराब कारोबारी कंप्लेनेंट है, और अब मरने से पहले वो कह रहा है जी ये तो गैंगस्टर के साथ जो है वो इन्होंने डील करवाई है। आप गैंगस्टर के साथ मिले हुए हैं तो साफ साफ दिख रहा है, एक तरह से ये गैंगस्टर का लिंक नजर आ रहा है। क्या गैंगस्टर से डरने की वजह से ऐसा ही को ऐसा लगा कि अब उसका नंबर आ सकता है, गैंगस्टर को सारी कहानी पता चल जाएगी? नहीं चिराग जी, अभी तो मुझे इतना इजी नहीं लग रहा कि हरियाणा में इतना पुलिस वालों से, गैंगस्टर्स के अंदर इतना दम है कि वो उनसे पंगा लें। लेकिन सवाल एक है कि पूरे सिस्टम में गड़बड़ी चल रही है, लेकिन जब एक की पोल खुल रही तो हर एक दूसरे के आदमी पोल खोलने पे लगा है। मतलब भ्रष्टाचार तो है ही, भ्रष्टाचार है, कोई ना कोई तो कर रहा है ना, वरना इतने लोगों का नाम इस गैंगस्टर की मिली भगत है सबसे, या इस गैंगस्टर से कई लोग डर रहे हैं और इस वजह से ये कदम एक उठा और आरोप लगाया कि सीडीआर निकालो, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकालो, सब कुछ निकालो, बहुत सारी चीज़ें तथ्य सामने आ जाएंगे, और प्रॉपर्टी की भी जांच की बात कही है। बहुत सारी चीज़ें बात की हैं। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।